डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर्स के मेथड को। प्रीवियस आप अपने सेमेस्टर में ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के मेथड को आपने पढ़ा। अब हम देखेंगे जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर का मेथड। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर का मेथड क्यों यूज करेंगे। तो जी हम देखते हैं जी क्या कहते हैं, हम अपने बेसिक रिग्रेशन मॉडल से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है, जहाँ पे y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है और बीटा जो है वो हमारा अननोन कोफिशिएंट है और ये हमारी एरर टर्म यानी अनएक्सप्लेन्ड पार्ट को शो करता है। अब जब हम अपने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या ओएलएस की जब हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के मेथड की बात करते हैं, तो अपने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन के मॉडल में हमने कुछ अजम्पशंस जो थी वो देखी थी कि ओएलएस जो है वो तब जो है वो अच्छे से काम करता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है, परफेक्टली वर्क करता है जब वो कुछ अजम्पशंस जो है वो आपका डाटा फुलफिल करता है। सबसे पहली अजम्पशन जो है जी, आपका मॉडल जो है वो लीनियर हो पैरामीटर्स में, कि आपके मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं उनमें लीनियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका जो कोई भी पैरामीटर जो है वो उसकी पावर जो है वो स्क्वायर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। या आपके मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं वो लीनियर होने चाहिए, उनमें लीनियरिटी हो, ठीक है। सेकंड अजम्पशन है जी, क्या कहते हैं कि आपके मॉडल में जो एरर्स हैं उनका मीन 0 होना चाहिए, ठीक है, कि ना तो उनकी वैल्यू सिस्टमेटिकली पॉजिटिव होनी चाहिए ना ही नेगेटिव होनी चाहिए, उनकी वैल्यू जो है एरर का मीन जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। थर्ड अजम्पशन है जी, क्या कहते हैं कि एरर टर्म्स की जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। और फोर्थ अजम्पशन है जी, अब यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर है वो कांस्टेंट वेरिएंस को शो कर रहा है और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि हर ऑब्जर्वेशन की जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और एरर्स जो है वो एक दूसरे के साथ को रिलेटेड नहीं है, एरर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। फोर्थ अजम्पशन है जी, नो ऑटो कोरिलेशन, जिसका मतलब ये है कि एरर जो है वो क्रॉस द ऑब्जर्वेशन को रिलेटेड नहीं है, कि एक एरर जो है वो दूसरी ऑब्जर्वेशन के एरर को अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब हम ओएलएस क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमने ये अजम्पशन जो थी वो कंसिडर की थी। लेकिन क्या कहते हैं, अगर हमारी अजम्पशन नंबर 3 जो है होमोसेडास्टिसिटी की अजम्पशन अगर वायलेट हो जाती है, जिसमें ये जो है ये हमारा जनरल मैट्रिक्स को शो कर रहा है, तो यहाँ पे जी दो चीजें हैं, ठीक है, कि जब हमारी थर्ड अजम्पशन जो वायलेट हो जाती है तो उसका मतलब यह है कि अब हमारी एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो क्रॉस द ऑब्जर्वेशन डिफर करेंगी, ठीक है, और हो सकता है कि हमारे एरर्स भी जो है वो एक दूसरे से अब रिलेटेड हो जाए। तो अगर तो हमारी थर्ड अजम्पशन जो है वो वायलेट होती है, इसका मतलब यह है कि अब हमारे डाटा में अब हमारी एरर टर्म्स की जो वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रही, ठीक है। तो अगर फिर भी हम उस केस में अपना ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का मेथड यूज करते हैं, तो हमारा ओएलएस का जो मेथड है वो हमें स्टिल अनबाइस्ड एस्टिमेट ही प्रोवाइड करेगा, जिसका मतलब है कि ऑन एवरेज जो है उसकी एस्टिमेट्स की वैल्यू करेक्ट है, लेकिन वो फिर एफिशिएंट नहीं रहेगा, जिसका मतलब ये है कि ये हमें प्रिसाइज एस्टिमेट जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर इनकरेक्ट हो जाएंगे ओएलएस एस्टिमेटर्स के, जिसकी वजह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे टी टेस्ट और अब टेस्ट जो है वो अनरिलायबल हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में जो है वो हमें एक बेटर मेथड की, एक अच्छे मेथड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो है वो एफिशिएंसी के प्रॉब्लम को भी एफिशिएंसी अपने मॉडल की एफिशिएंसी को रीस्टोर करने के लिए जो है वो जनरलाइज्ड
जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर्स का जो मेथड है वो डिज़ाइन किया गया, क्योंकि ओएलएस के केस में जो है, अगर आपकी असम्पशन वायलेट होती है तो ओएलएस के एस्टिमेट जो है वो एफिशिएंट नहीं रहते। तो उस एफिशिएंसी को रिस्टोर करने के लिए जो है वो जीएलएस का मेथड डिज़ाइन किया गया। अब जो जीएलएस का मेथड, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वेयर का मेथड जो है वो एफिशिएंसी को जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है, और इस प्रॉब्लम को किस तरह से वो जो है वो फिक्स करता है, वो जीएलएस का मेथड जो है वो इस प्रॉब्लम को फिक्स करता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग द मॉडल। जब वो मॉडल को ट्रांसफॉर्म करके जो है वो एफिशिएंसी लॉस के प्रॉब्लम को रिस्टोर करने की कोशिश करता है, ताकि जो हमारे जो है वो क्या कहते हैं मॉडल में जो हेट्रोसिडास्टिसिटी का जो नॉन कांस्टेंट एरर टर्म की नॉन कांस्टेंट वेरिएंस का प्रॉब्लम जो आ रहा है उसको रिजॉल्व कर दे। तो यहाँ पे गोल होता है जी एक नया मॉडल क्रिएट करना, जहाँ पे एरर टर्म जो है वो नाइसली बिहेव कर सके, कि एरर टर्म की जो वेरिएंस को जो है वो कांस्टेंट करना जो है वो गोल होता है। इसका मतलब ये है कि आप जब आप अपने मॉडल की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एरर टर्म की जो वेरिएंस जो है वो इक्वल हो जाए और अनकोरिलेटेड हो जाए। ठीक है, एरर टर्म की जो वेरिएंस हो वो इक्वल भी हो जाए और अनकोरिलेटेड हो जाए। इसका मतलब यह है कि हम ओएलएस को जो है वो फिक्स करने की बजाय जो है वो ओएलएस के मेथड को डायरेक्टली फिक्स करने के बजाय जीएलएस का जो मेथड है वो डाटा को चेंज कर देता है। ठीक है, ताकि ओएलएस जो है वो दोबारा से वैलिड हो जाए, क्योंकि जब हम जीएलएस का मेथड यूज करके अपने डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और जब हम उस डाटा पे दोबारा ओएलएस अप्लाई करेंगे तो तब हमें ओएलएस जो है वो करेक्ट एस्टिमेट्स देगा। तो ये था जी जीएलएस का मेन आइडिया। अब हम देखेंगे कि जीएलएस जो है वो किस तरह से काम करता है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम जीएलएस के मैकेनिज्म को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बेसिक रिग्रेशन मॉडल से स्टार्ट करेंगे। अब ये वाली जो इक्वेशन होती है ये इकोनोमेट्रिक्स में जो है वो बेसिक इक्वेशन यूज की जाती है, जिसका मतलब ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, एक्स हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बीटा जो है वो हमारा अननोन पैरामीटर है, और ये जो है हमारी एरर टर्म है। ठीक है, अब y जो है वो हमारा एक कॉलम वेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें लिस्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल इनकम का, आउटपुट का और सेल्स की ऑब्जर्वेशन का जो डाटा है इसमें है। ठीक है, तो अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं तो y जो है वो n/1 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें n एक कॉलम है। ठीक है, और n रोज है। ठीक हो गया। अब x जो है वो भी हमारा मैट्रिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, कि एक कॉलम जो है वो एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को शो कर रहा है और एक रो जो है वो एक ऑब्जर्वेशन को जो है वो शो करती है। तो अगर आपके पास k वेरिएबल्स हैं और n ऑब्जर्वेशन है तो x का जो मैट्रिक्स बन जाएगा जी वो n/k बन जाएगा। ठीक है, अब बीटा जो है वो वेक्टर है हमारा अननोन कोफिशिएंट्स का। ठीक है, बीटा इज द वेक्टर ऑफ अननोन कोफिशिएंट्स। तो ये वो सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम एस्टिमेट करना चाहते हैं, जिसमें स्लोप और इंटरसेप्ट आ जाता है। अब ये जो है वो शो करता है कि हमारी एरर टर्म का, और उसमें वो सब कुछ आ जाता है जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ये भी जी हमारा वेक्टर है n/1 का। ठीक हो गया। अब अब वेरिएंस ऑफ यूज ये शो करता है जी वेरिएंस को वेरिएंस वेक्टर ऑफ एरर टर्म, जिसका मतलब ये है कि सिंगल नंबर के बजाय जो है यहाँ पे वेरिएंस का एक मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशन है। सिग्मा स्क्वायर जो है वो सिर्फ कांस्टेंट वेरिएंस ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि हर ऑब्जर्वेशन की जो रैंडमनेस है, जो वेरिएंस है, जो नॉइस है,
उसका लेवल सेम है। आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करता है, ठीक है। आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करता है और ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें वंस जो है वो डायगोनल है, ठीक है, और जीरो जो है वो कहीं भी मौजूद है, ठीक है। अब जब हम सिग्मा स्क्वायर आई को देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि हर एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो सेम है और एरर जो है वो कोरिलेटेड नहीं है। मतलब आपके डाटा में होमोसेडास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है और कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, तो रियल लाइफ में जो है वो हमारी अजम्पशन जो होती है वो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर की जो अजम्पशन है वो होल्ड नहीं करती। हमारी अजम्पशन होती है जी वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये जो है वो जनरल मैट्रिक्स को शो कर रहा है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि वेरिएंस जो है वो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है जो हेटेरोजेडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को शो करती है और एरर जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हो सकते हैं जो ऑटो कोरिलेशन के प्रॉब्लम को शो करता है, ठीक है। तो जी यहाँ पे क्या कहते हैं हम देखेंगे कि अब यहाँ पे जी हमारी जो है होमोसेडास्टिसिटी की assumption थी जी वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज नॉट इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर आई। या वेरिएंस ऑफ एरर टर्म मतलब एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं है। वेरिएंट एरर टर्म की जो वेरिएंस जो है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है कि जैसे जैसे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे एरर टर्म की वैल्यू चेंज होती है। मतलब हेटेरोजेडास्टिसिटी का प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप में मॉडल की ट्रांसफॉर्मेशन को। तो क्या कहते हैं, तो जी हम इंट्रोड्यूस करते हैं जी एक मैट्रिक्स को जिसका नाम है पी, ठीक है। अब मैट्रिक्स को जो क्या कहते हैं इस तरह से चूज किया जाता है जी पी मैट्रिक्स पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। पी बार पी के ऊपर जो पी डैश जो है वो शो करता है ट्रांसपोज ऑफ पी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अपनी ये जो हमारी मॉडल की इक्वेशन है इसका सारी इक्वेशन को जो है वो p से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस सारी इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी पी वाई जिस जो किसके बराबर है वाई स्टार के। एक्स स्टार इज इक्वल टू पी एक्स और यू स्टार इज इक्वल टू पी यू, ठीक है। तो हमारा मॉडल जो है वो ये बन जाएगा जिसे जी हम कहेंगे जी ये ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल है। अब इस ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल में जो हमारी एरर टर्म की जो वेरिएंस जो है वो भी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी कि हम कहेंगे जी वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज इक्वल टू आई। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है वो एरर टर्म की वेरिएंस में वेरिएबिलिटी का प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और हमारी जो प्रॉब्लम जो है वो एरर टर्म की वेरिएंस में जो वेरिएबिलिटी का प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो जाएगा और हमारी एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मतलब मॉडल की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारी हेटेरोजेडास्टिसिटी का प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगा और हमारी होमोजेडास्टिसिटी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब हम इस ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल पर जब हम अपना ओएलएस का मॉडल जब अप्लाई करेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या कहते हैं कि हमारे क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो हम ओएलएस एस्टिमेटर को जो है जी ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल पे अप्लाई करेंगे। अब जब हम अपने ट्रांसफॉर्म मॉडल पे ओएलएस को अप्लाई करेंगे तो कुछ अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करने के बाद जो है जो जिनके डिटेल्स में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है तो हमारे पास जो है ये जीएलएस का एस्टिमेटर आ जाएगा। अब जीएलएस का एस्टिमेट ये जी जनरल फॉर्म है जीएलएस के एस्टिमेटर की। अब जब हम ओएलएस में बात करते हैं तो ओएलएस क्या करता था, ओएलएस में जो था वो सारी ऑब्जर्वेशंस को जो था वो इक्वली ट्रीट किया जाता था। लेकिन जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर का मेथड जो है वो सारी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं करता बल्कि वो
डिफरेंट इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है, डिफरेंट इम्पोर्टेंस देता है ऑब्जर्वेशन को उनकी वेरिएंस की बेस पे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जिनकी वेरिएंस हाई होती है उनको लेस इम्पोर्टेंस देते हैं, और ऑब्जर्वेशन जिनकी वेरिएंस लो होती है उन्हें ज़्यादा रिलायबल कंसिडर करते हैं, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब इसका हम एक स्पेशल केस कंसिडर करेंगे कि क्या कहते हैं कि जहाँ पे एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो कोरिलेटेड नहीं है लेकिन वेरिएंस डिफरेंट है। तो यहाँ पे जी क्या कहते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, एरर टर्म की जो वेरिएंस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर ऑब्जर्वेशन की जो है वो डिफरेंट वेरिएंस है। इस केस में जो हमारा जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर का जो मेथड है वो वेटेड लीस्ट स्क्वायर का मेथड बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इस केस क्योंकि वेटेड लीस्ट स्क्वायर के मेथड में जो है वो हम हर ऑब्जर्वेशन को जो है वो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से जो है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये जब हम इन वेटेड लीस्ट स्क्वायर के मेथड में हर ऑब्जर्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से जो है जो लार्ज वेरिएंस लार्ज ऑब्जर्वेशन का जो इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम इस केस में जो है वो वेट्स की टर्म्स में जो है वो थिंक करते हैं कि हम जो क्या कहते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन वेट का हमारा क्या होता है कि इनवर्स ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो इस तरह से जो है जिसकी वेरिएंस लार्ज होती है उसका वेट स्मॉल होता है, और जिसकी वेरिएंस स्मॉल होती है उसका वेट लार्ज होता है, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं। ये जी हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है, और ये हमारे पास वेरिएंसेस की वैल्यू है। अब यहाँ पे जो हमारी वेरिएंसेस हैं वो अनइक्वल है, सेम नहीं है, ठीक है, जो हेटेरोस्केडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को शो कर रहा है। अब जो हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन की वेरिएंस जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। तो क्या कहते हैं, तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है तो उसका वेट सबसे कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जब जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो ये रिग्रेशन लाइन को सबसे कम अफेक्ट करेगी, ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे जी जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड के एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जी जीएलएस जो होता है वो अनबाइस्ड होता है। इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज जो है ये ट्रू पैरामीटर की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। जीएलएस जो है वो एफिशिएंट होता है, जिसका मतलब ये है कि इसकी वेरिएंस जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है अमंग ऑल लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी इस प्रॉपर्टी को जी ब्लू प्रॉपर्टी कहा जाता है, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेट। अब जीएलएस की जो वेरिएंस है ये जी जीएलएस की वेरिएंस है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी जीएलएस के एस्टिमेटर की ये है कि वो कहते हैं कि जी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो अननोन होती है, ठीक है, जिसको हम एस्टिमेट किससे कर सकते हैं, ओएलएस के रेजिड्यूल्स को यूज करके हम इसका एस्टिमेट कर सकते हैं, जिससे हमें फीजिबल जीएलएस की जो है वो हमें मिलता है। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले ओएलएस को रन किया जाता है, फिर ओएलएस के फिर उससे रेजिडुअल्स को जो है वो फिर ओएलएस के जो रेजिडुअल्स को यूज किया जाता है वेरिएंस को एस्टिमेट करने के लिए, और फिर उस पर जो है वो जीएलएस को अप्लाई किया जाता है एस्टिमेटेड वेरिएंस को यूज करके, ठीक है। तो ये था जी क्या कहते हैं जीएलएस के मेथड की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। और ओएलएस का और जीएलएस का डिफरेंस क्या है कि ओएलएस जो है वो सारे डाटा पॉइंट्स को इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है, लार्ज ऑब्जर्वेशंस को स्मॉल वेरिएंसेस को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन जीएलएस का मेथड जो है वो स्मॉल वेरिएंसेस यानी रिलायबल डाटा पॉइंट्स को ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और लार्ज वेरिएंस वाले पॉइंट्स यानी नॉइसी डाटा पॉइंट्स को जो है वो कम रिलायबल समझता है। तो इस तरह से जो है वो जीएलएस और ओएलएस के मेथड जो है वो वर्क करते हैं। आई होप आप लोगों को इसकी अच्छे तरीके से समझ आ